आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इंटरव्यू। पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा और फिर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो आपके एग्जाम में आने हैं। 2, 4, 5 जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और जो समरी मैं बता रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपने 4 क्वेश्चन 5 मैंने जो बताए हैं वो आपने याद कर लिए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपने याद कर लिए। एग्जाम में आया वो कुछ भी पूछे, आपको अपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो याद किए हैं उन्हीं में से उसका आंसर होगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको ये देखना है कि उसके लिए बेस्ट सूटेबल जो आपने याद किया है वो क्या है। समरी भी बता रहा हूं तो समरी में से आप ले सकते हैं, और वो चारों में से 4-5 अक्सर उन्हीं में से आता है। अगर नहीं भी आता है, उसने थोड़ा बहुत घुमाकर भी पूछा तो भी जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले द इंटरव्यू चैप्टर किसको लिखा, किसने है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इंटरव्यू हैज, मैं आपको बता रहा हूं, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं सारा, ताकि समझ में भी आ जाए और आराम से आप इसको याद भी कर सकें। इंटरव्यू हैज बिकेम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। आज के टाइम में इंटरव्यू क्या है? कॉमन प्लेस है फॉर जर्नलिज्म। जर्नलिज्म तो जानते हो आप, पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और उसमें इंटरव्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पत्रकार उतना बड़ा जितने बड़े लोगों का वो इंटरव्यू लेता है ना। जैसे हमारे यहाँ कोई मोदी जी का इंटरव्यू ले लेगा तो हम उसे बड़ा पत्रकार मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे, है ना। तो क्या होता है कि पत्रकार उतना बड़ा जितने बड़े वो इंटरव्यूज लेता है। तो जर्नलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपिनियंस ऑन द फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू वेरी कंसिडरेबली। पर इंटरव्यू के बारे में लोगों के जो ओपिनियंस हैं और उसके मेथड्स जो हैं, जिस तरीके से इंटरव्यूज लिए जाते हैं, वो उसके मेरिट्स ये वेरी करते हैं। हर कोई इनको अलग अलग तरीके से देखता है। जैसे इसी इंटरव्यू चैप्टर में बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू क्या है, किसी की शख्सियत चुराने जितना भी बुरा हो सकता है। जैसे पहले के जमाने में एक समय था जब कई संस्कृतियों में यह माना जाता था कि अगर आप किसी की फोटो खींच रहे हैं तो आप उसका लक चुरा रहे हैं। ठीक, लोग इंटरव्यूज को लेकर भी कई बार ये बातें करते हैं। एंड सम क्लेम इट टू बी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। तो कुछ लोग इसको, इंटरव्यूज को मानते हैं कि ट्रुथ का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान अक्सर ऐसा माना जाता है कि लोग सच बोलना पसंद करते हैं। हालांकि ये सब डिबेटेबल है। ठीक है, सम डिस्पाइट द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू लाइव्स व्हिच डिमिनिशेस देयर पर्सनालिटी। पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये अनवारंटेड मतलब बिना वारंट के उनकी जिंदगियों में घुसपैठ है, उनकी तलाशी है। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों का इंटरव्यूज को लेकर मानना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरव्यूर होना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो कि उनकी पर्सनैलिटीज को घटा देता है। और ऐसे कई किस्से भी हैं, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। कई लोगों के इंटरव्यूज की वजह से उनका बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल हो जाता है। एक गलत बात उन्होंने इंटरव्यू में कही और डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है और इतिहास इसका गवाह है। वीएस नायपॉल फील्स दैट, वीएस नायपॉल एक व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं कि सम पीपल आर वोंडेड बाय इंटरव्यूज। कि क्या मानना है कि कुछ लोग तो इंटरव्यूज से घायल हैं। एंड लूजेस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, वो अपना एक हिस्सा ही खो देते हैं इंटरव्यू देने के बाद। ठीक है, लुइस कैरोल never consented to be interviewed for he believed it to be a just horror of the interviewer। वो क्या कहते हैं, लुइस कैरोल क्या कहते हैं, उन्होंने कभी इंटरव्यू के लिए वो राजी ही नहीं हुए, उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि इट इज अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, मतलब आतंकित हैं वो। ठीक है, क्या है, इंटरव्यूअर जो है वो आतंकित कर रहा है उनको, उसका आतंक है वो कि उनसे पता नहीं वो क्या पूछ लेगा। क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो कि सही नहीं है। रुडियर्ड किपलिंग कंसिडर्ड इट इमोरल क्राइम। कौन? किपलिंग। रुडियर्ड किपलिंग मानते हैं क्या है, ये एक इमोरल
क्राइम है, इमोरल भी है और क्राइम भी है, बल्कि उससे एक कदम ऊपर मानते हैं असॉल्ट दैट मैरिट्स पनिशमेंट, मतलब एक सजा की तरह, सजा के बराबर है, एक ऐसा असॉल्ट जो एक सजा के बराबर है। तो बहुत सारे लोग, इंटरव्यू चैप्टर में बताया गया कि बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है वो बना रखे, एक परसेप्शन क्रिएटेड है। H.G. वेल्स कहते हैं इंटरव्यूइंग टू बी एन ऑर्डील, सॉल बिलो डिस्क्राइब इट लाइक थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप, कि ये हमेशा निशान रह जाते हैं, जैसे विंड पाइप पर अंगूठे के निशान रह जाते हैं, ऐसे होता है इंटरव्यू हमेशा हर किसी की पर्सनैलिटी पर एक छाप छोड़ जाता है, उससे बाहर वो व्यक्ति कभी भी निकल नहीं पाता। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, पर इन सब कमियों के बावजूद इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू क्या है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कम्युनिकेशन के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। इंटरव्यूज आर द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज एंड द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, और जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, उससे सवाल पूछना, सवाल पूछने की ताकत कोई छोटी ताकत नहीं है, सवाल पूछ कर वो आपके न सिर्फ जीवन में झांकता है, कई बार कई इंटरव्यूअर्स लोगों के जीवन को पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और इसी वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग इंटरव्यूज देते रहे हैं और आगे भी इंटरव्यूज हमेशा होते रहेंगे। ये चैप्टर है, इसमें एक इंटरव्यू भी है अम्ब्रेटो इको का, उनके बारे में है वो, और फिर मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अम्ब्रेटो इको, जो इस इंटरव्यू चैप्टर में एक इंटरव्यू भी छपा हुआ है अम्ब्रेटो इको का, किसने लिया है वो इंटरव्यू, किसने लिया है, मुकुंद पद्मनाभन ने। किसने लिया है, मुकुंद पद्मनाभन, ये एक इंटरव्यूअर है, ठीक। तो कोई भी जब इंटरव्यू लेगा तो आप, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू जब छपते हैं और लिखे जाते हैं तो इसमें इंटरव्यूअर का परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो अपने परसेप्शन से इंटरव्यू की पूरी दिशा ही बदल सकता है, आपकी अच्छी बात भी गलत या आपकी गलत बात को भी अच्छे से दिखाया जा सकता है, ये इंटरव्यूअर के ऊपर होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। पद्मनाभन क्या कहते हैं, मुकुंद, कि अम्ब्रेटो इको एक रिनाउंड स्कॉलर है, स्कॉलर यानी के बता सकता है कोई, स्कॉलर यानी कि वो किसी सब्जेक्ट को लेकर हाईली क्वालिफाइड है, उन्होंने बुक्स लिखी है, वो प्रोफेसर हैं, ठीक है, हम ऐसे लोगों को स्कॉलर्स मानते हैं। तो अम्ब्रेटो इको क्या है, एक रिनाउंड स्कॉलर है और राइटर है, ठीक है। इन अ शॉर्ट इंटरव्यू विद द हिंदू क्लेम टू बी एन अकेडमिशियन फर्स्ट एंड अ नॉवेलिस्ट लेटर, जो वो क्या कहते हैं कि वो अकेडमिशियन पहले हैं और नॉवेलिस्ट बाद में, वो अपने आप को एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर पहले मानते हैं और एज अ नॉवेलिस्ट बाद में मानते हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी पहचान एज अ नॉवेलिस्ट ज्यादा है, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर नहीं है। सो फर्स्ट अ academician, then a novelist. He is a professor at the University of Bologna in Italy. He works, ये एक तरह का उनका कैरेक्टर स्केच भी है और पूरा उनका इंटरव्यू। He works range from semiotics to literary interpretation, medieval aesthetics and finally to novels and children books. तो उनका एक बहुत ही वाइड पोर्टफोलियो है। एज अ पर्सन वो नॉवलिस्ट हैं, वो चिल्ड्रन बुक्स लिखते हैं, वो बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, वो सिम्योटिक्स, सिम्योटिक्स जानता है कोई क्या होती है? नहीं नहीं, सिम्योटिक्स लैंग्वेज होती है किसके लिए? जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, ठीक है। जैसे जो चिन्हों से समझते हैं, ठीक है, संकेतों से, सिम्योटिक संकेतों से समझे जाने वाली भाषा है। और मिडिवियल एस्थेटिक्स और फाइनली नॉवेलिस्ट और
चिल्ड्रन बुक्स तो वो लिखते हैं। व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज वाइड रेंजिंग वर्क्स ही क्लैरिफाइड हिज पोजीशन सेइंग आई एम अ प्रोफेसर। उन्होंने क्या कहा? मैं प्रोफेसर हूं। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। जो नॉवेल्स लिखता है संडेज को, संडे वाला काम ज्यादा हिट हो रहा है ना। ऑन वन इज अमेज्ड बाय हिज एबिलिटी टू मैनेज टाइम। मुकुंद क्या कहते हैं कि भाई आप इतना सारा काम करते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं? हम तो एक काम करते हैं, समय नहीं मिल पाता, आप इतने सारे काम करते हैं। तो एम्ब्रोटो इको यहां पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो हम सब लोगों के लिए भी टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? समय में, टाइम में वॉइड्स होते हैं। हम हर किसी के पास टाइम में वॉइड्स होते हैं, वो उन वॉइड्स में काम करते हैं। वॉइड मींस एम्प्टी स्पेसेस। क्या है? एम्प्टी स्पेसेस में। जैसे वो कहते हैं कि मान लो मैं नीचे से ऊपर लेफ्ट से आ रहा हूं, अब वो एक एम्प्टी स्पेस है, उसमें आमतौर पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं उसके अंदर एक कविता लिख सकता हूं, ठीक, या मैं कोई थॉट प्रोसेस सोच सकता हूं, या मैं कोई एस्से लिख सकता हूं। वो जो खाली टाइम है, वो जो एम्प्टी स्पेस है, जो वॉइड है, उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहते हैं वो? ही रिवील्ड हिज सीक्रेट थियोरी ऑफ, क्या कहते हैं वो? सीक्रेट थियोरी ऑफ एम्प्टी स्पेसेस और इंटरस्टिसेस एज ही कॉल्स देम। ही explained his way of utilizing every second, even the free ones between two different tasks। दो अलग अलग कामों के बीच में जो खाली समय है थोड़ा सा, उस बीच में भी वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। क्योंकि एज सच देखा जाए तो थिंकिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो आपका राइटिंग का काम है, या किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई आइडिया है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। All of Eco's work, including his academic publication, have a personal touch to them. This is Eco's unique style of writing, which he declared began at the age of 22 when he was a research scholar। जब वो रिसर्च कर रहे थे अपनी पीएचडी के लिए, तब 22 साल की उम्र में अपना उन्होंने लेखन शुरू किया। His inclination towards creative writing led him to novel writing इन हिज लेटर ईयर्स। पर क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जो उनकी चाहत थी, जो उनका लगाव था, उसने आगे चल के उन्हें नॉवेल लिखने में प्रेरित किया। ये इको का मानना है। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू करी? डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखनी शुरू करी। क्या शुरू करी? डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखना उन्होंने शुरू किया। द नेम ऑफ द रोज, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेम मिला अम्ब्रेटो इको को, वो कौन सी किताब है? द नेम ऑफ द रोज हैज सोल्ड 10 मिलियन कॉपीज। कितनी बिकी? 10 मिलियन कॉपीज बिकी। बट इट्स सक्सेस अपेरेंटली डिड नॉट सरप्राइज हिम। और इसकी सक्सेस से वो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। क्यों? ही स्टेटेड दैट द सक्सेस ऑफ द बुक प्रूव्स दैट देयर आर पीपल हु रीड डिफिकल्ट टेक्स्ट्स। कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो डिफिकल्ट टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं, जो मुश्किल चीजें, मुश्किल कहानियां, मुश्किल सब्जेक्ट्स को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ठीक है, हर किसी को इंटरसेप्शन मूवी नहीं समझ में आती, ठीक है, पर जिसको आती है उसको मजा आ जाता है। हर किसी को डार्क समझ में नहीं आता, पर जिसको आता है उसको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ये शोज हैं, अभी आपको देखने नहीं है, लेकिन पेपर के बाद देखने। टाइम ट्रेवल पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद ऑल इन ऑल इको टर्न्ड आउट टू बी अ डायनेमिक पर्सनैलिटी हु लव्स हिज वर्क। और ये सब आपको पता है क्यों कर पाते हैं एम्ब्रोटो इको, या कोई भी व्यक्ति मल्टीपल टास्क क्यों कर पाता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो उस काम से प्यार करते हैं। जब आप किसी काम से प्यार करते हैं तो आपको वो काम लगता ही नहीं, क्योंकि आपको तो मजा आ रहा होता है ना। ठीक है, तो यही इको का भी मानना है। वो इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं। His enthusiasm is apparent in the way he gave the replies to all the questions without any apprehensions or qualms। वो सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए, किसी को उन्होंने कोई क्वेश्चन पास नहीं किया, सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उससे सेटिस्फाइड है। ये एम्ब्रोटो इको का पूरा इंटरव्यू है। अब मैं इसके क्वेश्चंस बताता हूं आपको, जो आपको एग्जाम्स के लिए तैयार करने हैं। तो बेटा मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको इसके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज।
आपने नेगेटिव व्यूज पढ़े, कुछ पॉजिटिव व्यूज भी तो होने चाहिए। इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यूज भी होने चाहिए। पॉजिटिव व्यूज क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेगेटिव, आपका नेगेटिव व्यूज आया तो आप क्या लिखोगे, आपने याद किया हुआ है, क्या लिखोगे नेगेटिव व्यूज में? अभी अभी बताए हैं ना, बोलो, नहीं याद? चलो मैं आपको पॉजिटिव भी बताता हूं, फिर मैं नेगेटिव भी आपको दोबारा से एक बार बताता हूं। इंटरव्यू क्या है? इन 130 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैज बिकेम एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। पॉजिटिव क्या है? जर्नलिज्म का बहुत ही 130 साल जो कि इतिहास है इंटरव्यूज का, 130 सालों की एग्जिस्टेंस में वो एक इनहेरेंट पार्ट है किसका? जर्नलिज्म का। ये आपको वर्ड याद रखना है, अच्छा वर्ड है, अच्छा फ्रेज है, लिखने में क्या रहेगा, अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। इट इज एज यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन समझते हो ना? एट टाइम्स कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट, लोग इसको आर्ट भी मानते हैं। सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, क्या है? सोर्स ऑफ ट्रूथ है। डेनिस ब्रायन स्टेटेड दैट टुडेज वर्ल्ड वी गेट टू नो आवर कंटेम्पररीज थ्रू द इंटरव्यूज। आपके जो कंटेम्पररी यानी जो आपके जैसा काम कर रहे हैं, जब उनके इंटरव्यूज होते हैं तो आप उन्हें जान पाते हैं। यह भी एक अच्छा माध्यम है ताकि आपका हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज? क्या कह रहा है? ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू देना पसंद क्यों नहीं करते, खासतौर से सेलिब्रिटी राइटर्स? बताओ, चलो बता दो क्या है। सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव दैट इंटरव्यूज अनड्यूली इंटरफेयर इन देयर प्राइवेट लाइव्स। क्या मानते हैं? उनकी प्राइवेट लाइव्स में इंटरफेरेंस है। ये नेगेटिव भी है, अगर कोई आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछे तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है। लोग क्या मानते हैं? कि उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस है। अनवारंटेड, क्या है? अनवारंटेड सैबोटेज है कि नहीं? बिना वारंट के भाई साहब कोई घर में घुस रहा है, तलाशी ले रहा है आपकी, ऐसा फील करते हैं वो। ठीक है, और क्या मानते हैं? दे रिगार्ड देमसेल्फ एज विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यूज, अपने आप को विक्टिम्स मानते हैं। दे क्लेम दैट द इंटरव्यू इन सम वे डिमिनिशेस देम, इंटरव्यूज उनको घटा देता है, उनके व्यक्तित्व को कम कर देता है। जस्ट लाइक सम एंशियंट कल्चर्स बिलीव दैट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन टेक्स अवे हिज सोल। किसी एंशियंट कल्चर में यह माना जाता था कि अगर आप किसी का पोर्ट्रेट जो बना रहा है वो उसकी आत्मा चुरा लेता है, उसकी आत्मा को ही चुरा लेता है उसका पोर्ट्रेट बना के। Certain celebrities like V.S. Naipaul have claimed that interviews leave them wounded. इंटरव्यूज के बाद क्या हो जाता है? वो खुद को घायल महसूस करते हैं। While others like Rudyard Kipling have referred to it as a crime and an immoral act. क्या मानते हैं? क्राइम और इमोरल एक्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यूज के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर सेम है। आपसे ये पूछे कि Why do most celebrity writers despise being interviews, या आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेगेटिव इंटरव्यूज के पॉइंट्स क्या हैं, आपने कोई आपसे कॉन्ट्रास्ट में क्वेश्चन पूछ ले पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर दोनों लिख देने हैं। समझ में आ रही बात? इंटरव्यू चैप्टर से और क्या पूछेगा कोई? एम्ब्रोटो इको के बारे में पूछ लेगा, जो मैंने आपको कैरेक्टर स्केच बताया, ठीक है, वही पूछेगा, वो बता दिया आपने, ठीक है, आपने वो याद कर लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? वर्ड था ना, आया था कि नहीं आया था, कि किसकी तरह है? विंड पाइप पे थंबप्रिंट्स। थंबप्रिंट क्या होता है? अंगूठे का निशान, पता है ना आपको? तो क्या है? थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप मीन्स टू चॉक और सफोकेट समबडी बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन हिज थ्रोट, कि ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन पकड़ ली हो, ठीक है, और वो निशान जैसे विंड पाइप पे निशान रह जाते हैं अंगूठे के, ऐसे इंटरव्यू के बाद व्यक्ति को सफोकेटेड फील होता है।
सॉल बिलो यूजेस दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को किसने यूज किया है? सॉल बिलो ने, टू रिफर टू द प्रेशर एंड द डिस्कंफर्ट फेल्ड बाय अ सेलिब्रिटी व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। कि जो प्रेशर, एक सेलिब्रिटी जो प्रेशर फील करता है, जो डिस्कंफर्ट फील करता है कई बार इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि इंटरव्यूअर कई बार बहुत ही अमर्यादित, अवांछित प्रश्न कर लेते हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब देना कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो नहीं ही चाहेगा। सभी की जिंदगियों में कुछ डार्क साइड्स होते हैं, कुछ ग्रे साइड्स होती हैं, और लोग उन पर बात करना नहीं चाहते हैं। पर इंटरव्यूअर को तो वहीं घुसना है, मसाला तो वहीं है ना? मैंने आपको बोला है ना, हमें क्या जानना होता है लोगों का? दुख। हम पूछते हैं ना, और भाई कैसे हो? वो कहेगा अच्छे हैं। हम कहते हैं नहीं, और सुनाओ। और सुनाओ मतलब दुख बता मुझे, दुख तकलीफ बता मुझे, तब आएगा मुझे मजा, है ना? तो लोग ऐसे ही हैं, ठीक? उन्हें आपके दुखों तकलीफों से खूब मजा आता है। आप बहुत अच्छा चल रहा हो तो क्या करेंगे? जेलसी करेंगे, है ना? आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, आय हाय हाय, जो सुख उनको मिलता है ना सुन के, ठीक? तो ऐसा है। इंटरव्यूअर भी इसलिए कहां घुस रहा है? तकलीफ वाला पार्ट बता भाई मुझे, है ना? डिवोर्स हो रहा है, अरे बहुत अच्छी बात है, यहां आएगा मजा, यहां मिलेगा मसाला, है ना? तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इको को लिखने के लिए इतना सारा समय कहां से मिलता है, तो आप आंसर कर सकते हैं यस और नो, कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया इको को, जब मैं पढ़ा रहा था, कि वो उन्होंने इंटरस्टिसेस यानी वॉइड्स ढूंढे हुए, स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस इन टाइम, दो कामों के बीच, दो वर्क टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वर्क्स जो मिल रहा है उनको, उससे वो समय निकालते हैं। संडेज को जब उनके पास और कोई काम नहीं होता तो वो लिखते हैं, ठीक? और इसीलिए उनके पास बहुत सारा समय प्रतीत होता है सभी कामों के लिए। तो अपने इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने मुकुंद को दिया, मुकुंद पद्मनाभ को, तो उन्होंने बताया, डेविड लॉजेस एस्टोनिशमेंट ऑन अम्ब्रेटो इको's लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क एंड हाउ ही मैनेज टू राइट देम ऑल। एको रिप्लाइज दैट जस्ट लाइक द यूनिवर्स हैज एम्प्टी स्पेसेस, जैसे ब्रह्मांड में खाली जगहें हैं, एम्प्टी स्पेसेस। आपको बताए किसी को यह बात कि एक रिसर्च ये कहती है कि पूरी दुनिया में जो एम्प्टी स्पेस है पूरे ब्रह्मांड में, वो इतना ज्यादा है कि जो मैटर है वो एक मटर के दाने जितना हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड के मैटर के बीच का अगर एम्प्टी स्पेस हटा दो तो वो बस इतना बड़ा है, बाकी सब खाली जगहें हैं, ठीक? ठीक है, मानने में थोड़ा दिमाग को कठिनाई हो रही होगी, मैं जानता हूं, लेकिन ये माना जाता है बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा। एम्प्टी मतलब खाली होता है, एम्प्टी स्पेस मींस खाली स्थान। आवर लाइव्स टू, ऐसा ही हमारे जीवन में भी है, हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस और इंटरस्टिसेस एज ही कॉल्स देम, व्हेनेवर ही हैज फ्यू मोमेंट्स टू स्पेयर इन बिटवीन टू डिफरेंट टास्क, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देम ही यूजेस द टाइम टू राइट। दो काम के बीच में कहीं भी उनको समय मिल रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उस समय को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक? ही even gives an example of his working technique. He says that while waiting for someone to come up the elevator, he keeps himself busy. एलिवेटर है, आ रहा है ऊपर, मैंने बटन दबाया, एलिवेटर ऊपर आ रहा है। एलिवेटर समझते हो ना, एलिगेटर नहीं बोल रहा हूं, एलिवेटर, ठीक है? लिफ्ट ऊपर आ रही है तो टाइम है, उसके बीच में भी वो एक थॉट सोच सकते हैं, एक ऐसे सोच सकते हैं, 4 लाइनों का कोई शेर, कोई कविता सोच सकते हैं, और ये हो सकता है। दिस इज द थिंग दैट कैन बी डन, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको's एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? उनके एकेडमिक राइटिंग स्टाइल में अलगपन क्या है? एकेडमिक राइटिंग स्टाइल क्या है? जो उन्होंने, देखो, उन्होंने नॉवेल लिखी है, क्या है? और नॉवेल का नाम बताओ। द नेम ऑफ रोज। और वो ज्यादा फेमस है, लेकिन उन्होंने एकेडमिक भी लिखा, यानी बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी हैं, पढ़ाई के लिए, ठीक है? सिलेबस की किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, ठीक है? तो उनमें क्या अंतर है? और इको इसको बहुत ही अमेजिंगली आंसर करते हैं। क्या आंसर करते हैं इको? इको ये कहते हैं कि उनका एकेडमिक लिखने का स्टाइल, नॉवल लिखने का स्टाइल, उनकी समझ में एक ही है, बस लोगों को अलग लगता है। देखो कैसे। इको राइटिंग स्टाइल इज
strikingly different from that of the standards academic mode. The academician first make a thorough research. क्या करता है? पहले वो रिसर्च करता है, फिर वो लिखता है, then move on to prove their hypothesis, फिर वो अपनी hypothesis को prove करता है, and finally give their conclusion on the subject. Final outcome therefore comes out as tedious. Eco on other hand tells the story. वो क्या करते हैं? जब वो अकेडमिक भी लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कहानी बता रहे हैं, मजा आएगा ना, जो रीडर है वो जुड़ जाएगा, कनेक्ट कर लेगा, बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो जो एकेडमिक लिखने का स्टाइल है वो भी ऐसा है कि वो ऐसा कर लगता है जैसे कोई स्टोरी बता रहे हैं। ऑफ हिज रिसर्च इंक्लूडिंग हिज ट्रायल्स, जो वो उनके ट्रायल्स और एरर्स हैं वो भी बताते हैं। वो भाई मैंने ये कोशिश की, यहां मैं हार गया, यहां फिर भी ये मेरे से गलती हुई, यहां मैंने उसको ऐसे सुधारा। अब क्या है, ये कनेक्शन बिल्ड करता है किसके बीच में? रीडर के बीच में और राइटर के बीच में, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो कनेक्शन क्या करता है, सही जगह जाकर लगता है और बात समझ में आ जाती है। तो while the scholars usually use a very depersonalized and dull manner, eco style is personalized, playful and in the form of narrative. कहानी कहने जैसी स्थिति में उनका होता है, मजेदार होता है। कैसा होता है? मजेदार। प्लेफुल होता है। कैसा होता है? पर्सनलाइज्ड होता है। ये वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं ना बेटा, तो आप ये लिखेंगे ट्रायल्स एंड एरर्स, ऐसे वर्ड्स आप याद रखोगे तो क्या होगा, एग्जाम में लिख के इसी के नंबर मिलने हैं, ठीक है। अपनी तरफ से जब आप कोई चीज बनाकर भी लिखते हो तो जो बुक के वर्ड लिखते हो तो पता क्या चेकर को क्या लगता है कि भाई इसने पढ़ के आंसर लिखे हैं, समझ रहे हो। सिर्फ समरी पढ़कर जब आप आंसर लिखते हो तो चेकर को क्या लगता है, हाँ इसको पता तो है, इसने खुद बना के लिखा है, पर इसने क्वेश्चंस को सही से पढ़ के आंसर नहीं किया, तो वो एक नेगेटिव जो है इफेक्ट डालता है। पर आप जब बुक के वर्ड्स यूज करते हो तो उसको पता है कि ये बच्चा पढ़ के आंसर कर रहा है, और ये अच्छा इंपैक्ट डालता है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? नेम ऑफ द रोज के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अम्ब्रेटो इको ने इसका सही से जवाब दिया। हैज राइटली पॉइंटेड आउट द सक्सेस बिहाइंड द नेम ऑफ द रोज इज अ मिस्ट्री। आपको यह वर्ड लिखना है, क्या है? मिस्ट्री है। कह रहे हो मेरे को भी नहीं पता, जबकि मुकुंद पद्मनाभन उनसे पूछते हैं कि क्या ये किसी और समय में लिखी जाती तो इतनी ही सक्सेस होती, तो उन्होंने कहा शायद होती या शायद नहीं भी होती। वो कहते हैं ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है, ऐसा कैसे सब कुछ सटीक बैठा मुझे पता नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द बुक्स सक्सेस और फेलियर। किसी भी किताब की सक्सेस या फेलियर के लिए एग्जैक्ट रीजन जान पाना आसान नहीं है। वन कैन ओनली मेक अ वाइल्ड गेस। क्या कर सकता है? बस एक वाइल्ड गेस कर सकता है। परहैप्स द टाइम इन हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज प्रूव्ड फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेस। जो टाइम है, जिस समय वो लिखी गई, वो फेवरेबल है, आप कह सकते हो सही समय सही वक्त पर सही बात हो जाना। अकॉर्डिंग टू मुकुंद द नॉवेल सेटिंग in the medieval past might have contributed to its success, but many novels written about that medieval past have failed to get as much as success. पर आप कह दो कि भाई medieval past में लिखी गई है तो बहुत सारी लिखी गई हैं, क्यों नहीं हुई? ऐसा कई बार होता है ना कि तुमने ऐसा किया इसलिए हो गए, ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं हुए? तो सही समय पर सही चीज का हो जाना सक्सेस करता है, उसके पीछे कई बार मिस्ट्रीज होती हैं। Nobody has answer to that। ये इंटरव्यू पूरा चैप्टर था। आप क्या करेंगे? याद करेंगे, क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स में भी पूछेंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन। देखो 11 तारीख तक जब आपका एग्जाम है, जो भी आपको पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा, उसके बाद भी करूंगा। पर 11 तारीख की तैयारी भी मेरा मेन मोटिव है कि 11 तारीख के एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएं। मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। ग्रामर भी कैसे प्रैक्टिस करनी वो भी बताऊंगा, और 10 तारीख को मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड आपको कैसे जाना है, कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।